एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना अच्छा सा ख्याल भी रख रहे होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, ईओटी फुल कोर्स जो हमने शुरू किया था। उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, कोई भी बंदा अगर वो एज अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये कोर्स और ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का लेक्चर स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने करियर को आगे ग्रो करने के लिए एज अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर उनको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं एज अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए, उसका जो 70 to 80% पार्ट है वो इसी लेक्चर से आपका कवर होगा। इसी लेक्चर में से आपके चाहे फिजिक्स रिलेटेड हो चाहे ईओटी रिलेटेड हो, तो इसी में से बेशतर सवाल यहाँ से करते। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गौर से देखिए, स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एओटी में इस लेक्चर की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर आपने आगे से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने और एज ए सीनियर प्लानिंग इंजीनियर आपने आगे जॉब करनी है और अपने करियर को आगे परसू करना है। अच्छा, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में जितनी भी बेसिक कंसेप्ट थे वो पढ़े थे। मैं स्लाइड नंबर 1 पे रोक के आपके साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो शेयर करूंगा एंड देन वी विल मूव अहेड। हम स्लाइड्स बाय स्लाइड जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। बट इस लेक्चर की नोयत के मुताबिक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं स्लाइड नंबर पहले स्लाइड पे रुक के आप लोगों को जितना भी ये मेरे ये लेक्चर है या यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ, बेशक आप अपने साथ रिकॉर्ड कीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन ये लेक्चर अपने साथ लाजिमी रखना है। जिस बंदे ने भी एज ए सीनियर प्लानिंग इंजीनियर जॉब करनी या एज ए प्लानिंग इंजीनियर भी जॉब करनी, क्योंकि आजकल अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जहाँ पे भी अप्लाई करते हो एज ए प्लानिंग इंजीनियर या एज ए सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, तो उसमें एओटी, फेडिक और इन चीज़ों के बारे में लाजमी सवाल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ना तो चैट जीपीटी से मिलेगा, ना कहीं और प्लेटफॉर्म से मिलेगा, क्योंकि मैं आपको जो ये पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अंदाज में और विद मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि हम मोस्टली जितने भी कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, रेड बुक्स हैं, ठीक है, फिडिक के मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मोस्टली हम यूज़ करेंगे सोसाइटी ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉ के जो बुक है एससीएल के और फिडिक रेड बुक के, तो वो मैं भी आप लोगों के साथ वो बुक्स भी शेयर करूँगा और ये जो कोर्स रिलेटेड मटेरियल है, स्लाइड्स भी वो आपको मिल जाएंगे। बट स्लाइड्स इज़ नॉट इनफ। अगर आपने लेक्चर प्रॉपर तरीके से सुना नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, चलते आज के लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि लेक्चर 1 में हमने एक्सटेंशन ऑफ टाइम का बेसिक पढ़ा था। जो भी कंसेप्ट था डिले के बारे में, क्लेम्स के बारे में, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे फेडिक के बारे में कि फेडिक बेसिकली होता क्या है, इसका पर्पस क्या है और एओटी क्लेम में फेडिक हमें कैसे हेल्प करता है। तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कि फेडिक होता क्या है, इसका पर्पस क्या है और ईओटी में हमें फेडिक जो है हमें कैसे हेल्प करता है, इससे हमें क्या एज अ बीइंग इंजीनियर, ठीक है। हम यहाँ पे तीन पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक होगा इंजीनियर, एक होगा एम्प्लॉयर और एक होगा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इन तीनों के बारे में ये आपको हर चीज़ बताए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओटी में, इंजीनियर्स की क्या है और एम्प्लॉयर की क्या है। सो तीनों एस्पेक्ट्स को ये बड़े डिटेल के साथ ये बुक आपको प्रेजेंट करेगा, या हाँ आप यहाँ से गाइड लेंगे और ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, आज के लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में डिले होने के बाद नॉर्मली रेंडमली हम क्लेम सबमिट नहीं करते। हमें कॉन्ट्रैक्ट के रूल बुक को फॉलो करना होता है और वो रूल बुक्स होते फेडिक्स के, चाहे वो रेड बुक हो, येलो बुक हो, जो भी बुक हो, उसको हम कहते हैं कि जो फेडिक है ये बेसिकली यहाँ पे आपके साथ मेंशन भी है रूल बुक, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको फॉलो करते और इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये रूल बुक अक्सर फेडिक का होता है, ठीक है। जितने भी
प्रोजेक्ट्स होते, वहाँ पे हम किसी न किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते। कंस्ट्रक्शन की जहाँ की बात आ जाए तो वहाँ पे हम अक्सर FIDIC को फॉलो करते। अच्छा, FIDIC का फुल फॉर्म क्या है, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में और इसमें हम वहाँ ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, FIDIC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये समझना है सिंपल वर्ड्स में, फुल फॉर्म तो यहाँ पे आपको हर किसी बुक से या इंटरनेट से भी मिल जाता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया कि FIDIC इज अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है यूज इन कंस्ट्रक्शन इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स टू मैनेज टाइम, कॉस्ट, क्लेम्स, वेरिएशन एंड डिस्प्यूट्स एंड रिस्क। ठीक है, इसमें ये चीज़ें और हर चीज़ का जो एक प्रोसीजर डिफाइन होता है इस बुक में, कि हमने अगर टाइम हो तो वो हमने कैसे लेके चलना है, कास्ट को कैसे लेके चलना है, क्लेम्स को लेके कैसे चलना है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ, बट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है इसी स्लाइड्स में और चाहे FIDIC के बारे में हो कि FIDIC खुद लॉ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि इट्स नॉट अ लॉ बट इट बिकम्स अ बाइंडिंग व्हेन इंक्लूडेड इन द साइन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा हो या जो भी हो, लेकिन उसमें एक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लाजमी होता है। तो जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, ठीक है, वो दोनों पे लाजिम और मलजूम हो जाती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो। तो इसलिए कि ये लॉ नहीं होता, बट जब एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है तो FIDIC कहता है कि ये एक बाइंडिंग होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टीज। अब मतलब क्या है इस चीज़ का, बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब बाइंडिंग का मतलब क्या है कि मतलब एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर सबको उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करना होता है। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग, ठीक हो गया। तो इसमें यह सारा है कॉमन रूल्स कि बोथ द पार्टीज पे ये जो है वो प्रोसीजर, जितने भी अगर पेनल्टीज हो या प्रोसीजर हो, जितने भी वो है रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लें, तो ये दोनों पार्टीज पे लागू होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ FIDIC, ठीक है। क्योंकि आज का लेक्चर में मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि हम 3-4 चीज़ें पढ़े, FIDIC होता क्या है, पर्पस क्या है और एक इंजीनियर को इससे क्या हेल्प मिलता है और हम इससे क्या अखज़ करते हैं, हम इससे क्या लेते हैं, ठीक है। अच्छा, FIDIC का मेन पर्पस है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ FIDIC इज़ यूज टू मेक अ प्रोजेक्ट मोर कंट्रोल, फेयर एंड डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, मैं उर्दू में एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा क्योंकि स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पास नॉलेज है या जो भी मुझे अपने वर्डिंग में आता है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए। अच्छा, FIDIC का मेन पर्पज़ है कि प्रोजेक्ट को कंट्रोल, फेयर और एक डॉक्यूमेंटेड बनाना है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, इसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से ये करता हूँ। अच्छा, चाहे एम्प्लॉयर हो या कंट्रैक्टर हो या इंजीनियर हो, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम इन 3 पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। हर नोटिस में, हर क्लेम में इन तीनों का जिक्र होगा, ठीक है। तो ये क्लियरली डिफाइन करता है, ठीक है। जिस तरह आपकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एक बंदे की, ठीक है, कि इसकी ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये काम करना है। तो FIDIC जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है और डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, कंट्रैक्टर की क्लियर होती है और इंजीनियर का रोल भी डिफाइन होता है, ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा, FIDIC ये भी बताता है कि रिस्क किस पार्टी के पास है। अच्छा, बैलेंस रिस्क, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, वो FIDIC आपको क्लियर बताता है कि जो रिस्क है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम FIDIC पढ़ेंगे या AOT करेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जाहिर बात है, क्लेम्स भी होंगे, नोटिस भी होंगे, तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होगा। तो बेसिकली FIDIC हमें ये क्लियर बताता है कि रिस्क किस पार्टी के पास है, क्लेम का नोटिस कब देना है, ठीक है। रिस्क किसके पास है, क्लेम का नोटिस कब देना है, क्लेम का डिटेल कैसे सबमिट करना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, क्लेम प्रोसीजर,
वो हमने जो क्लेम है वो किस तरह हमने सबमिट करना है, ठीक है। और डिस्प्यूट कंट्रोल पॉइंट नंबर 4 कि इंजीनियर को वो क्लेम कैसे एवेलुएट करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आएगी क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें ये बताते हैं फिडिक, ठीक है, एक रूल्स जो है, रोल्स वो क्लियरली डिफाइन करते हैं। रिस्क किसकी तरफ से, ठीक है, ये हमें बताता है, ठीक है। किस तरह एक इंजीनियर ने क्लेम को इवॉल्युएट करना है और किस प्रोसीजर के थ्रू हमें एक इंजीनियर ने वो सबमिट करवाना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में ये तो ये यहाँ पे है कि रिस्क आर एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, notices, particulars, evaluation and determination are defined, okay, and issue are handled through a formal procedure before escalation, ठीक होगा। अच्छा, पर्पस इन वन को समराइज करें तो फिडिक रिड्यूस द कंफ्यूजन बाय गिविंग अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर फॉर डिसीजन, क्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे एक ही सेंटेंस में पूछे तो अगर आप इतना डिफाइन नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों की माइंड में ये चीज़ें बैठ जाए कि फिडिक का पर्पस क्या है, मतलब क्या है फिडिक का, और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है। बट अगर आपने इसके पर्पस को एक ही सेंटेंस में डिफाइन करना है तो ये वाली डेफिनेशन आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ईजी है, ठीक है, या इसको याद भी कर सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना, ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आएगी। अच्छा, आप जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मेन बुक्स हैं कुछ फिडिक्स की। फिडिक के कुछ फेमस बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड बुक, येलो बुक, सिल्वर बुक, ग्रीन बुक, और भी है। अच्छा, रेड बुक मोस्टली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि फॉर लर्निंग, यूटी लर्निंग मोस्टली एग्जाम्पल नॉर्मली एक्सप्लेन यूजिंग रेड बुक। तो हम मोस्टली जो है वो रेड बुक से इसके एग्जाम्पल लेंगे और इसी से हम समझेंगे, और ये वाली बुक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। अच्छा, रेड बुक ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ होती है जहाँ डिज़ाइन जो होता है वो मेनली एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, या येलो बुक है तो उसमें डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन जो कि है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होता है, ठीक है। उसमें आपके साथ सामने लिखा हुआ है कि प्लांट होता है या डिज़ाइन एंड बिल्ड होता है। फिर सिल्वर बुक है जो ज़्यादातर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट या टर्न की प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, जिसमें जो होते हैं वो रिस्क ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन ईओटी सीखने के लिए नॉर्मली हम रेड बुक यूज़ करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क में हम नॉर्मली रेड बुक का यूज़ करते हैं बेसिकली। यहाँ पे भी मैंने मेंशन भी किया क्योंकि ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मैं आप लोगों के साथ फिडिक जो है वो बुक भी शेयर करता हूँ। ये फिडिक रेड बुक है, इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखो फ्रेंच में ये लगा हुआ है फेडरेशन इन इंटीग्रेट, और जो भी है फ्रेंच मुझे समझ नहीं आती, बट यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। और ये बुक है इंग्लिश में, बट वो सिर्फ टॉप पे है, ठीक है। और इसमें हर चीज़ की डिफिनीशन दी हुई है, जो जितने भी, चाहे क्लेम हो, चाहे नोटिस हो, डिले हो, ठीक है, शेड्यूल हो, जो भी है, ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हैं, और सब कुछ इसमें बड़ी डिटेल से जो है उसमें डिफाइन किया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी क्लास हैं इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे 8.3, 8.4, सब के सब इसी बुक से आपको मिलेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। ये है देखें नोट्स, ठीक है, और यहाँ पे आप उसके कंटेंट्स पढ़ के यहाँ से आप कोई भी चीज़ हो यहाँ से आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ये इसमें डिफ़ाइन किए हुए डिले जो भी है, ये इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे सारे, जितने भी 4-5 मेथड है, हर चीज़ को बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। बट सिर्फ आपसे एक चीज़ की डिमांड है कि आपने पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से पढ़ाता हूँ, बड़े डिटेल से समझाता हूँ, लेकिन समटाइम मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता, तो उस चीज़ के लिए मैं माजरत, और पेशेंस भी आपने रखने। सिखाऊंगा मैं सारा कुछ एओटी के बाद पावर बीआई, और पावर बीआई में ऐसे मेथड से सिखाऊंगा, 2-3 मेथड से, कि आपने जो है वो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ से डेटाबेस भी बना सकते हो, ठीक है। और बड़े मज़े के डैशबोर्ड बनाएंगे, तो आपको लोगों को एस कर्व बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये है
आपके पास रेड बुक। ठीक है, अब चलते अपनी स्लाइड की तरफ। अच्छा, चलते अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ के नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। अच्छा, हु यूजेस फेडिक। अच्छा, फेडिक कौन यूज़ करता है, ठीक है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, सवाल पैदा होता है ना कि फेडिक हमें कैसे हेल्प करता है, कौन इसको यूज़ करता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन पार्टी का जिक्र होगा पूरे ईओटी कोर्स में, एम्प्लॉयर, इंजीनियर एंड कंट्रैक्टर। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है, क्लाइंट होता है। ठीक है, जो आपको साइट प्रोवाइड करता है, जो आपको पे करता है। ठीक है, और आपको रिक्वायरमेंट्स आपको दे देता है। ठीक है, मैंने स्मॉल पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन भी किया। इंजीनियर कौन होगा, जो इवैल्यूएशन करेगा, जो डिटरमाइन करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट के, वो है। अच्छा, कंट्रैक्टर क्या है, यू नो, आई नो, वी ऑल नो। ठीक है, जो काम को एग्जीक्यूट करता है, जो सबमिट करता है प्रोग्राम को, जो क्लेम्स करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों जो है वो फेडिक के जो मेन स्टेक होल्डर है जो कि यूज़ करते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। इनोवेटिव इंजीनियर रिव्यू द डिले इवेंट रिगार्ड्स प्रोग्राम इम्पैक्ट इन कंट्रेक्चुअल इंटाइटलमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है कुछ हमारे पास हाउ फेडिक्स हेल्प अस इन ईओटी, द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड, और इस पे आप लोगों ने गौर करना है। मैं क्यों इसको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। अच्छा, फेडिक गिव अस द कंट्रेक्चुअल रूट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ये हमें एक रूट प्रोवाइड करते हैं कि हमने कैसे इसको लेके चलना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। क्योंकि देखिए, जब प्रोजेक्ट डिले होता है ना, ये मेरी बात गौर से सुन ले। ठीक है, जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो सिर्फ ये कहना एनफ नहीं होता कि प्रोजेक्ट डिले हो गया। ठीक है, एक इंजीनियर ये नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट डिले हो गया। ठीक है, बट हमें प्रूव करना पड़ता है, हमें वो प्रूव करना पड़ता है कि मेरा प्रोजेक्ट डिले हो गया है, उसके रीजंस क्या है, आइदर वो जो डिले है वो क्रिटिकल पाथ पे है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिले तब होगा जब वो क्रिटिकल पाथ पे होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना होता है कि डिले किस वजह से हुआ है, किस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी वजह से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में उस डिले का जो एंटाइटलमेंट है या नहीं है, मतलब वो डिले जो है उसकी एंटाइटलमेंट है या नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, अगर सादा लफ्जों में। ठीक है, नोटिस टाइम पे दिया गया है या नहीं दिया गया। अच्छा, ये एक फ्लो है। ठीक है, अच्छा, डिले इवेंट मतलब क्या हुआ है, बारिश हुआ है, ठीक है, फ्लड आया है, या एनी अनफॉरसेबल सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, कंट्रैक्ट एंटाइटलमेंट के आइदर हम इसको क्लेम कर सकते या नहीं क्लेम कर सकते, इसका ये मेंशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं है कि अगर ये चीज़ होगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब डिले होता है, ठीक है, और आपने माइंड में ये सोचना है कि मैंने इसको क्लेम भी तो करना है, तो जब आप क्लेम करेंगे तो उसका आइदर आपने नोटिस दिया है, ठीक है, या बगैर नोटिस किया आप क्लेम तो नहीं कर सकती कोई चीज़। ठीक हो गया। अच्छा, आइदर दिस डिले इज ऑन द क्रिटिकल पाथ और नॉट। ठीक है, अगर क्रिटिकल पाथ पे नहीं होता तो उसका तो इम्पैक्ट ही प्रोजेक्ट पे नहीं आएगा, तो वो तो फिर उसका तो फिर क्लेम ही नहीं बनता। ठीक है, और जब इसको आप आइडेंटिफाई करते, ठीक है, नोटिस टाइम पे दे देते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, और क्या वो जो डिले है उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोजेक्ट पे आएगा या नहीं आएगा, अगर क्रिटिकल पाथ पे होता है। ठीक है, तो फेडिक हमें ये कंप्लीट रूट देता है। ठीक है, फ्रॉम डिले इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटलमेंट, नोटिस, क्रिटिकल पाथ एंड ईओटी डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहले जैसे कि मैंने बताया कि पहले इवेंट आइडेंटिफाई होता है, फिर चेक करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये क्लेमेबल है या नहीं है, फिर नोटिस सबमिट करना होता है। ठीक है, फिर रिकॉर्ड को कलेक्ट करना होता है, फिर उसके मुताबिक प्रोग्राम को जो अपडेटेड प्रोग्राम है उसके थ्रू क्रिटिकल पाथ से प्रूफ करना पड़ता है कि आइदर ये क्रिटिकल पाथ पे है या नहीं। उसके बाद इंजीनियर जो है वो क्लेम को रिव्यू करता है, ठीक है, और डिटर्मिनेशन देता है अपना। ठीक है, सिंपल फार्मूला ये याद रखिए, मैंने फार्मूला लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिले इवेंट प्लस नोटिस प्लस रिकॉर्ड प्लस क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू स्ट्रांग ईओटी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। डिले इवेंट आइडेंटिफाई किया क्या है, किसकी वजह से क्या हुआ है, इज दिस इज क्लेमेबल और नॉट, वॉज इट नोटिफाइड, ठीक है,
डिड इट डिले द कंप्लीशन ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल के अगर आपने ये सारे स्टेप्स किए हुए तो वो आपके एक स्ट्रांग एओटी क्लेम को बनाता है, और उसके लिए देन आप इंटाइटल होते, वो आपको फिर मिलता भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो कि आपको बिल्कुल ज़ुबानी याद होने चाहिए। कोई भी इंजीनियर हो, इंटरव्यू के लिए भी जाए, किसी भी बंदे को ये वाले कुछ हैं। बाकी आपने सारे याद नहीं रखने, बट ये कुछ हैं जो आपने याद रखने, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज चेक योर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आपने ईओटी क्लेम करना है, नोटिस देना है, हर चीज़ करना है, आपने अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू करना है, उनको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम के लिए, शेड्यूल के लिए, बेसलाइन के लिए आपका क्लास है 8.3 जो कि रोड बुक आपको मैंने दिखाया था। आई थिंक पेज नंबर मुझे याद नहीं, बट वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बेसलाइन एंड अपडेटेड प्रोग्राम के बारे में सारा है, किस किस तरह बनाना है, कौन कौन से इसके चेक्स होते हैं, जो भी हमने पढ़ा है वो सारा कुछ यहाँ से आप 8.3 क्लास से ले सकते हैं। ईओटी के हैं तो अगर आप बुक, रेड बुक के 2 एडिशन है, एक 1999 है, एक है 2017। 1999 में क्लास नंबर 8.4 है, 2017 में क्लास नंबर 8.5 है। ये डिले नोटिस के बारे में, लेटर किस तरह लिखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। देन अगर आप क्लेम की बात करें, उसका भी 1999 का जो एडिशन है उसमें 20.1 है, और 17 के एडिशन में 20.2 है, ठीक है। डिटर्मिनेशन उसका भी सेम टू सेम, लाइक फोटोज, अप्रूवल, प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपके पास ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड रिक्वायर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके लिए कौन कौन सा रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर कंडीशन कैन बी चेंज स्टैंडर्ड फेडिक क्लास, सो नेवर रिलाई ऑन वन जनरल क्लास, ठीक है। ये उसके साथ साथ चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह ये रिकॉर्ड्स शो करवाने होते हैं, ठीक है। रिक्वायर रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, एक क्लाइंट है, उसने 20 दिन जो है वो ड्राइंग को लेट इशू किया है, ठीक है। 20 दिन उसने लेट इशू किया है, ठीक है। अब जाहिर बात है, एक फाउंडेशन की फॉर एग्जांपल वो ड्राइंग है, ठीक है। तो अगर ड्राइंग आपके पास नहीं है तो आप काम तो नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन जो कंट्रैक्टर है वो फाउंडेशन का वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता अगर एम्प्लॉयर ने वो ड्राइंग इशू नहीं किया, ठीक है। तो कंट्रैक्टर क्या कर सकता है, कंट्रैक्टर जो है वो एओटी को क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंट्रैक्टर को सबसे पहले क्या करना होगा, नोटिस देना होगा, ड्राइंग दिखाना होगा, प्रोग्राम पे इम्पैक्ट शो करना होगा, शेड्यूल का जो बेस, जो क्रिटिकल पार्ट पे उसका इम्पैक्ट शो करना होगा कि ये 20 दिन लेट हुआ है तो यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट आ रहा है, मेरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, ठीक है। और प्रूव करना होगा, ठीक है, कि इस डिले से, इसका जो इसी स्पेसिफिक डिले से जो आपने ड्राइंग लेट दी उसी की वजह से मेरा जो है वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट जो है वो डिले हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। और देन हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अच्छा, लास्ट स्लाइड जो है वो है कि हमारे एक इंजीनियर के लिए प्रैक्टिकल व्हाट आर द टेक अवेज, जो हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं, इससे हमें इससे क्या मिलेगा बेसिकली। तो वो है कि व्हाट वी वांट स्टूडेंट्स टू बी रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए कि हमने सबसे पहले क्या करना है। इस सबका एक ओवरव्यू, एक समरी, कि हमने सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बुक हमने यूज़ करना है, कौन सा हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, किस एडिशन को हमने यूज़ करना है, कौन से कंडीशन में हमने यूज़ करना है, और कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है। जिस तरह हमने वो डिफरेंट बुक डिस्कस की, किसी का प्रोजेक्ट एक नौयत का होगा, किसी का दूसरे नौयत का होगा, कंस्ट्रक्शन है तो हमने रेड बुक को यूज़ करना है। जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे एज अ प्लानिंग इंजीनियर, तो आपने रिकॉर्ड करना है, डिले को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये डिले आपने ईंड पे नहीं रिकॉर्ड करना, ठीक है। वो जब हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसमें डिले के जितनी भी 4 टाइप्स है, जो हम उसको फिर प्रूव करें प्राइमरीरा पे और सारा कुछ पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। लेकिन डिले को हमने स्टार्ट से ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एंड में नहीं, स्टार्ट से रिकॉर्ड करें ताकि आपके पास प्रूफ हो, ठीक है। जब भी डिले आता है तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर प्रूफ द क्लेम का क्या मतलब है कि नोटिस आपने सबमिट करें, ठीक है, नोटिस आपने सबमिट करना है विद सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपके पास जब भी आप नोटिस सबमिट करें, आप ईमेल के थ्रू करें या आप एक प्रॉपर लेटर के थ्रू करें, और इसके आपके पास रिकॉर्ड होना
ज़रूरी है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप किसी भी चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आपने इसका जो इम्फेक्ट है वो आपने प्रूफ करना होगा, ठीक है, कि आइदर जो जो मेरा डिले हो रहा है उसका जो इम्फेक्ट है वो मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आइदर ये जो प्रोग्राम अपडेट है ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस से हमने प्रूफ करना है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस मींस के इधर जो डिले हमारा आ रहा है वो अगर क्रिटिकल पाथ पे, तो जाहिर बात है हमारे प्रोजेक्ट पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जब प्रोजेक्ट पे इम्पेक्ट पड़ेगा तो जाहिर बात है उसका जो है वो कंप्लीशन डेट वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, एंड देन लास्ट में जो है, एन ईओटी फिडिक इज अ रूल बुक बट योर प्रोग्राम एंड रिकॉर्ड्स आर द एविडेंस, ठीक है। वो रूल बुक है, ला नहीं है, बट जो भी आपका प्रोग्राम होता है, जो भी आपका स्केड्यूल होता है, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, वही आपके लिए एविडेंस होता है। मीन टू से कि आपने हेल्प लेनी है फिडिक बुक से, क्लास वहां से उठानी है, बट शर्त यह है कि आपके पास रिकॉर्ड्स हो, आपके पास एविडेंस हो, आपके पास नोटिस हो, आपके पास क्लेम्स हो, आपने प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, आपके पास क्लेम करने के लिए कोई सोर्स ना हो और आप कहे कि नहीं बस मेरे पास फिडिक बुक है, वहां पे क्लास है। नहीं, बुक के साथ साथ आपके पास ये चीज़ें जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये आपके पास होनी चाहिए। तो आपका एक स्ट्रांग केस बनेगा ईओटी के लिए, और जब भी आप ईओटी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका ईओटी वो एक्सेप्ट भी करेंगे और आपको ग्रांट भी करेंगे, और ये आपके लिए एक फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें कुछ होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, जिसमें पेनल्टी होता है, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट डिले किया तो क्या क्या पेनल्टी आपको पड़ सकती है। तो अगर आप एक इंजीनियर है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपने अपने जो एम्प्लॉयर है उसको प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट करना है। तो किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, आप जब भी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे स्टार्ट से आप रिकॉर्ड रखिए, जब भी आप नोटिस थे या कोई क्लेम करेंगे तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए। आपके पास जिस तरह हम रिस्क रजिस्टर डेवलप करते इस तरह आपने एक डिले रजिस्टर आपने डेवलप करना है, ठीक है। और इसमें आपने एक एक डिले को रिकॉर्ड करना है, बाद में चाहे वो माने या ना माने, और जब डिले होगा उस डिले का आपने नोटिस देना है कि प्लाने दिन को फ्लड आया था, प्लाने दिन को आपकी वजह से काम नहीं हुआ था, इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, जो भी था, ठीक है, वही आपने प्रूव करना है। तो उम्मीद है आप आज के लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप इसी कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली जो है वो प्राइमरीरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, उसका सिर्फ एक टॉपिक रहता है रिवाइज इन जो है रिकवरी स्केड्यूल, क्योंकि जो है वो रिवाइज तो ये वाला ईओटी होता है और जो रिकवरी स्केड्यूल है वो हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक सिर्फ रहता है, बाकी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ईओटी के बाद हम इंशाल्लाह पावर बीआई का कोर्स करेंगे जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। ये तीनों कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्राइमरीरा, ईओटी एंड पावर बीआई। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी सवाल हो कुछ भी हो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कमेंट्स यूट्यूब पे करके, जो भी सवाल हो आप वहाँ पे पूछ सकते। फेसबुक में मैं अवेलेबल नहीं होता और वहाँ पे क्योंकि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है तो हर घंटे में तकरीबन 100 to 150 मैसेजेस आते हैं जो कि मेरे लिए या एडमिन हो जो भी हो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे रिप्लाई करना या सबको रीच करना, उसके लिए माजरत। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस कोर्स से, प्राइमरीरा कोर्स से आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और पावर बीआई जब मैं करवाऊँगा, क्योंकि उसके टीचर्स भी बहुत कम हैं और वो एक्सपेंसिव कोर्स है, वो अगर आप बाज़ार से लेंगे भी ना तो वो 50,000 से कम नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊँगा और बड़े आसान तरीके से पढ़ाऊँगा और आप बड़े मज़े मज़े के डैशबोर्ड्स भी बनाएंगे और सारा कुछ इंशाल्लाह, एक्सेल भी उसके साथ साथ आप सीख लेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, आज लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे, और यही एक छुट्टी होती है लेकिन वो भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के रिकॉर्ड करता हूँ। और इंशाल्लाह कल अगर हमारा लाइव सेशन हुआ तो उसमें जो भी सवाल होंगे तो उसका मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं जवाब दूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।